हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर 8। 7 प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सीबीएसई के बेसिक और स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सैंपल पेपर 8 के अंदर आज मैं आपको करवाऊंगा अरिहंत बुक का सैंपल पेपर 1। वो हम आज सैंपल पेपर 8 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हैं। तो मैं भी 100% ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो देखते हैं सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। देखो, इसके लिए आपको ये चीजें समझनी है। आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन से? अगर दो रैशनल नंबर ले लिए जाएं, मैं नॉन जीरो रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं, उनको मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं, अगर वो नॉन जीरो है तो आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा हमें। अगर मैं एक इरेशनल नंबर ले लूं और दूसरा भी इरेशनल नंबर ले लेता हूं और इन्हें ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं, तो आंसर एक रैशनल भी आ सकता है या फिर इरेशनल भी आ सकता है। ये आपको याद रखना है। और थर्ड केस क्या है कि अगर एक रैशनल ले लिया और एक इरेशनल लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो इस केस में आंसर हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। अगर ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है तो, जीरो नहीं है तब। ओके, तो हम देख रहे हैं कि रैशनल और इरेशनल ले रहा है, यानी कि थर्ड वाला केस है यहां पर। तो ऑलवेज इरेशनल, इट मींस सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रूट टू टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इनके डिस्टेंस का रूट टू टाइम्स कितना होगा? ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 0 और -5, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 5 और 0, ये भी 5, 25। मैं इसे लिख सकता हूं 25 इंटू 2, क्योंकि ये 50 हो गया। 50 को 25 इंटू 2 लिखा जा सकता है। ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, 5√2 बचेगा। डिस्टेंस इसका 5√2 हो गया। √25 5 होता है, 5√2 इसका डिस्टेंस हुआ। इसका √2 टाइम्स करना है, 5√2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 होता है 2। तो 5 2 जा 10 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 10 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट मींस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें 21 दिया हुआ है, यानी कि रेडियस इसका हाफ हो गया 21/2। ऐसे सर्कल का सर्कमफेरेंस हमें बताना है। तो सर्कमफेरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21/2। तो 7 3 जा एंड 2 से 2 कट हो गया, 3 इंटू 22 66 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट मींस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial this such that alpha plus beta into beta plus alpha plus 1 into beta plus 1 0 के इक्वल है, then c is equal to, c किसके इक्वल होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा किया तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 किया तो अल्फा आ गया, 1 इंटू बीटा किया तो बीटा आ गया, और 1 इंटू 1 किया तो 1 आ गया। ओके, अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। कैसे? पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है ये,
जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स के साथ क्या है ये क्लियरली यहां पर हमें पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ओके, अब क्लियर है, ए यहां पर 1 हो गया, बी यहां पर माइनस पी हो गया और सी यहां पर ये पूरा सी हो गया। अब मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यूज निकाल सकता हूं। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस बी बाय ए यानी कि पी हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए, सी यहां पर ये पूरा है, तो माइनस पी माइनस सी बाय 1 यानी कि माइनस पी माइनस सी हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैंने रखा माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने रखा पी और लास्ट में प्लस 1 है, और ये जीरो के इक्वल दिया हुआ है, तो ये हो गया जीरो के इक्वल। ओके, ये हो गया जीरो के इक्वल, इसे हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। अब देखते हैं, P से P कट हो गया, माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो C को हम इधर ले आते हैं, C इक्वल टू 1 आ चुका है, C की वैल्यू 1 होगी। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following equation has solution x equal to 2 and y equal to 1? जस्ट वैल्यू पुट करो और चेक कर लो, बहुत इजी है ये तो। मैंने यहाँ पुट किया तो 2 2 जा 4 प्लस 7 11, फर्स्ट में ही सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट में सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स ए विल बी इट्स करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाता है। बाकी और किसी में आप रख के देखें, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज ए। हमें बताना है कैसा नंबर है। मैं आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब देखते हैं यहां से अगर मैं ऐड करता हूं इनको, तो ये हो गया 230, और इनटू अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये हो गया 8। अब मैं देख रहा हूं, देखो 8 आ चुका है इसके अंदर, तो ये इवन नंबर तो होगा ही, तो ये इवन नंबर होगा, और इधर जीरो भी आ रहा है तो भी हमें पता चल रहा है इवन नंबर है। तो प्राइम नंबर तो नहीं है, ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। फैक्ट 8 आ चुका है, 230 भी है इसके अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओड प्राइम ये भी नहीं होगा, कंपोजिट ये होगा, ओड कंपोजिट ये भी नहीं होगा, यानी कि बी ही इसका इकलौता करेक्ट ऑप्शन है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज, नॉन लीप ईयर है और उसके अंदर 53 संडे। देखो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। 53 संडे आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले मैं ये चेक करता हूं कि वीक्स कितने हैं। 7 से मैं डिवाइड करूंगा, 7 5 जा 35 1 5, देन 7 2 जा 14 1, इसका मतलब क्या है? 52 वीक्स कंप्लीट है, 52 वीक्स कंप्लीट है। अब एक दिन ये एक्स्ट्रा बच गया, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, तो पूरे 365 डेज हो चुके हैं। अब देखो 52 वीक्स है, यानी कि हर एक डे 52 टाइम्स तो आएगा, 52 टाइम्स आएगा। अब ये जो एक दिन बचा है, ये हमें देखना है कौन सा है। ये एक दिन संडे हो सकता है, ये एक दिन मंडे हो सकता है, ये एक दिन ट्यूसडे हो सकता है, ये एक दिन वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है ये एक दिन। हमें क्या चाहिए? देखो 52 संडेज तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, 53 संडे यानी कि एक संडे और चाहिए
कितने में से? 7 में से, यानी कि फेवरेबल केसेस मेरे पास 1 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 7। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। इट मींस डी इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। डी इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 3 is 1 0 of polynomial, then the value of a is, a की वैल्यू क्या होगी अगर 3 एक 0 इसकी है? तो इसका मतलब x की जगह मैं 3 रखूंगा और उसको रख दूंगा 0 के इक्वल, अपने आप वैल्यू आ जाएगी a की। तो मैं क्या करता हूं, 9 इंटू 3 स्क्वेयर दैट इज 9 माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 3, x की जगह 3 रखना है और प्लस 5 इसको रख दिया मैंने 0 के इक्वल। 9 9 जा 81 और ये माइनस 9 इंटू ए माइनस 9a माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 9 प्लस 5 और इक्वल टू 0। देन मैं देख रहा हूं ये तो माइनस 9a बच गया, माइनस 9a बच गया। और 81 में अगर मैं 9 ऐड करता हूं तो 90 और प्लस 5 किया तो 95 इक्वल टू में लेके गया तो माइनस 95 हो गया। ये इक्वल टू में लेके जाता हूं तो माइनस 95। देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 95 अपॉन 9। सॉरी, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, माइनस नहीं बचेगा क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट हो गया। प्लस का 95 अपॉन 9 बचेगा। इट मींस बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट दिस लाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? जहां पर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव इधर होता है, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट मैं कह सकता हूं। इट मींस B इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, बिना डायग्राम के भी आप क्लियरली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और डायग्राम भी बना लेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी कि x यहां पर नेगेटिव है और y यहां पर पॉजिटिव है। ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यहां दोनों नेगेटिव होते हैं, x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, x और y दोनों नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, और इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं। ये इनके साइन रहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The sum of two numbers is 137 and their difference is 43. The situation can be algebraically represented as, देखो sum 137 है, पहले चेक करो x प्लस वाई 137 किस में दिखा रहा है? इस ऑप्शन में। क्या किसी और ऑप्शन में भी है? नहीं। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, हमें और कोई चेक भी नहीं करना है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। C will be the correct option, C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 51, सर्कमफेरेंस और रेडियस एक सर्कल का, उनका सम दिया हुआ है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर प्लस आर, ये गिवन है 2 पाई आर प्लस आर, वो 51 दिया हुआ है। हमें बताना क्या है, रेडियस बतानी है। तो मैं क्या करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, आर कॉमन ले लेता हूं मैं आर कॉमन ले लिया तो इधर बचा 2 इंटू पाई दैट इज 22/7, और इधर आर कॉमन लिया तो 1 बचेगा ओनली, इज इक्वल टू 51। एलसीएम लेता हूं 7, 44 प्लस 7 इंटू आर इज इक्वल टू 51। ये 51 बन गया, 51 डिवाइड में जाएगा, इसको कट कर देगा और 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, देन रेडियस निकल आई 7 सेंटीमीटर। सो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है।
7 सेंटीमीटर। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, दो ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर दी हुई है। ए बी 9.1 है, डीई 6.5 है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 25, देन पेरीमीटर निकालना है एबीसी का। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल अगर होती हैं तो साइड्स का रेशियो ही पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। साइड्स का रेशियो क्या दिख रहा है मुझे, 9.1 और डीई 6.5, ये साइड्स का रेशियो है। तो पेरीमीटर्स का रेशियो भी यही होगा। अब 9.1 मैंने ए बी लिया है, ए बी यानी कि ए बी सी की साइड, तो ऊपर पेरीमीटर भी ए बी सी का ही लिया जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी। और डीईएफ का पेरीमीटर नीचे लिया जाएगा जो कि 25 है। ठीक है, 13 7 जा और 13 5 जा, 7/5 आ गया। देन 25 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, देन पेरीमीटर आ गया एबीसी का 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। हम देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन में 35 सेंटीमीटर गिवन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बेस पर रेशियो लेना था बस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए दिया हुआ है 2 पावर 3 इंटू 3, बी दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5, सी गिवन है 3 पावर n इंटू 5। एलसीएम भी दिया हुआ है, तीनों का एलसीएम दिया हुआ है कितना, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। देखो एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, एन निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, जो भी फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो 2 इसमें ये रहा, 2 की हाईएस्ट पावर ली गई है 2 पावर 3, 3 की पावर इधर 1 है, 3 की पावर इधर 1 है, 3 की पावर इधर n है, और यहां लिया गया है 3 पावर 2। तो ये भी हाईएस्ट पावर ही ली गई होगी, हाईएस्ट पावर ही ली गई होगी। इसका मतलब देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 2 कहां से आया, यहाँ 2 यहीं से आया होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर ली जाती है। इसका मतलब n 2 के इक्वल है। अगर n 2 नहीं होगा तो यहाँ पर 2 कहां से आ गया, या इसका मतलब n ही 2 के इक्वल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए पेपर इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD इन विच AB 18 है, BC 14 है। ओके, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ABCD, इट इज ABC एंड D। ओके, इसमें क्या बोला है, AB 18 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, सेमी सर्कुलर पोर्शन विद BC एज डायमीटर, एक सेमी सर्कुलर पोर्शन यहां से बना दिया गया, इस कट ऑफ, कट कर दिया गया इसको। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, जो बच गया उस पेपर का एरिया हमें फाइंड करना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 18 इंटू 14 माइनस सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर बाय 2। आर की वैल्यू मुझे पता है, आर कैसे पता है मुझे, देखो पूरी वैल्यूज ही पुट कर देता हूं मैं। पाई यानी कि 22/7, और आर देखो 14 डायमीटर है तो रेडियस इसकी हो गई 7, यानी कि आर हो गया 7 पाई आर स्क्वायर, ये तो कंप्लीट सर्कल का एरिया है, बाय 2 करना है क्योंकि सेमी सर्कल है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ 11, यानी कि 252 माइनस 77, ये इसका आंसर होगा। अगर मैं चेक करता हूं तो 175 बन रहा है ये,
175, इट मींस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। If the zeros of quadratic polynomial are 4 and 5, then अगर जीरोस 4 और 5 है तो m और n बताना है। देखो हर एक ऑप्शन में m और n की वैल्यूज दी हुई है। हम ऐसे केस में सम और प्रोडक्ट का रूल यूज करेंगे। दैट सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाय ए तो यहां पर 1 है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। यहीं से m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय ए यानी कि n के इक्वल, तो n की वैल्यू तो डायरेक्ट ही मिल रही है 20। पहले चेक करो n 20 कहां है, ये रहा, एक ही ऑप्शन में n 20 है, यानी कि हमें सम वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सम भी चेक कर सकते हैं। ये बनेगा 9 और ये -1 इधर आएगा 10 और माइनस m 10 के इक्वल है तो m -10 हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में n की वैल्यू 20 दी हुई है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। If Q is the midpoint of line segment joining this and this, then the value of A। देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। ये पॉइंट लिख लेता हूं मैं, दिस इज P एंड दिस इज R 2, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट होता है। तो मैं यहां से मिड पॉइंट निकालता हूं, 6 प्लस 2 8, 8/2 किया तो 4 बनना चाहिए ये। और ये इधर a बाय 3 दिया हुआ है, इसका मतलब a बाय 3 4 के इक्वल है। तो a किसके इक्वल होगा? 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 12 के इक्वल हो जाएगा। और 12 मुझे a ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इट मींस यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। am not equal to bl, then the pair of these has unique solution, no solution, ये बताना है। ओके देखो ये बताने के लिए हमें रेशियो लेना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। हम जानते हैं a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 अगर हो जाता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होता है और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो ये नो सॉल्यूशन का केस बनता है। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, पैरेलल लाइंस का केस बनता है। अगर a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के और इक्वल होता है c1 बाई c2, तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, तो ये बनता है कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि सॉल्यूशन की टर्म्स में लिखूं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके बनते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इस केस में। ओके हमें चेक करना है अब। ओके मैं चेक करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, x का कोफिशिएंट a डिवाइडेड बाय इधर x का कोफिशिएंट l, a बाय l, और इधर y का कोफिशिएंट b और इधर y का कोफिशिएंट m, ये हमें चेक करना है इक्वल है या नहीं है। अच्छा अब देखो एक कंडीशन दी हुई है इसके अंदर कि am नॉट इक्वल टू, am नॉट इक्वल टू bl। देखो जरा l को अगर मैं इधर लेके आता हूं, l को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो डिवाइड में जाएगा a अपॉन l, और m को अगर इधर लेके आता हूं तो m भी डिवाइड में जाएगा b अपॉन m। यानी कि a अपॉन l और b अपॉन m इक्वल नहीं है, और ये अगर इक्वल नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। यूनिक सॉल्यूशन, इट मींस a इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, a इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेस कार्ड होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। ये
टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 रेड कलर में और 6 होते हैं ब्लैक कलर में, 6 होते हैं ब्लैक कलर में, टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12। तो 12 और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 3 जा और 13 4 जा 52। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे सामने है सी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज 3/13। 3/13 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। The coordinates of the point which is reflection of the point this in x axis, x axis में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करता हूं, इसके बाद आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है। देखो एक पॉइंट दिया गया है -3,5, x -3 यहां ले लेता हूं और y 5 यहां ले लेता हूं मैं। तो यहां पर ये लेट पॉइंट बन चुका है -3,5। अब देखो रिफ्लेक्शन हमें कहां बताना है, एक्स एक्सिस में। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लूं तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है रिफ्लेक्शन की बजाय कि इसकी इमेज बताइए एक्स एक्सिस में। तो हम कैसे करेंगे, जितना इधर है उतना ही नीचे लेकर जाएंगे इसको और यहां पर इसकी इमेज बनेगी। अगर बाई चांस ये वाई में पूछता तो जितना इधर है उतना ही इधर लेकर जाता मैं, तो इसकी वाई में इमेज होती। अभी हमें एक्स में बतानी है, तो कैसे पता चलेगा ये पॉइंट कितना है। देखो ऊपर 5 था, अब ये नीचे हो गया 5, बाकी एक्स में कोई चेंज नहीं है, एक्स पहले भी -3 था अब भी -3 है, तो -3 कोमा -5। तो आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी हमसे रिफ्लेक्शन या इमेज पूछी जाए एक्स एक्सिस में तो वाई का साइन चेंज करना है, जब भी हमसे इमेज पूछी जाए वाई एक्सिस में तो x का साइन चेंज करना है। तो इसके अंदर देखो -3 5, मैंने सिर्फ y का साइन चेंज किया और रिफ्लेक्शन आ गया -3 -5। इट मींस सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2.131113 डॉट डॉट डॉट, ये कैसा नंबर है, ये हमें पता है कि ये इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का केस है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हमें ये पता चला कि डॉट 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 लग रहे हैं। अच्छा नॉन रिपीटिंग देखो पहले एक बार था, अब ये 2 बार आ गए, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो ये नॉन रिपीटिंग की पहचान है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन 1 हम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें कि कौन कौन अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अधिकतर लोग तो खैर जा चुके होंगे, तो जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहा है कमेंट करें, आई विल अप्रिशिएट हिम और हर। ओके द डायमीटर ऑफ व्हील इज 1.26 मीटर। व्हील का डायमीटर, डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर 1.26 मीटर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 400 रिवोल्यूशन। 400 रिवोल्यूशन में कितना दूर जाएगा, जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो कि कितना दूर जाएगा। देखो एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस होता है इसका सरकमफेरेंस यानी कि 2πr, और अब जितने भी रिवोल्यूशन वो बना रहा है इनटू वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि n हो गया 400 इंटू 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू r, इसका हाफ कर लेते हैं हम 0.63, इसका हाफ हो गया। ओके 7 से मैं कट करता हूं 0.9 पर कट होगा ये, अगर मैं 7 से कट करता हूं तो। ओके अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 72 144, 15 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 72 144, 144 ये बनेगा 4851, 1584। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी, मैंने इसमें 0.9 लिख दिया, ये जबकि 0.09 बनेगा, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है तो इधर भी 2 के बाद ही डेसिमल रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। वो 2 डेसिमल मैंने 2 जीरो से कट कर दी, बाकी सब मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ p माइनस क्यू प्लस आर जीरो के इक्वल है, देन इसकी जीरो क्या होगी? देखो, इसकी जीरो कैसे हमें पता चलेगी? वैल्यू पुट करूंगा, अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो उसकी जीरो है, नहीं तो नहीं है। मैंने जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सिर्फ आर बचा, लेकिन आर तो जीरो है, ऐसा कहीं दिया नहीं गया है, तो ये इसकी जीरो नहीं होगी। मैंने वन पुट किया तो p इंटू वन का स्क्वायर p प्लस क्यू प्लस आर, ये कहीं जीरो के इक्वल है, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वन भी इसकी जीरो नहीं है। माइनस वन पुट करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही होता है, तो p प्लस का हो गया, देन q इंटू माइनस वन माइनस क्यू प्लस आर, ये जीरो के इक्वल दिया गया है, ये जीरो के इक्वल दिया गया है, इसका मतलब माइनस वन रखने पर ये जीरो बन जाता है, तो इसकी जीरो कौन सी हुई? सी इसकी जीरो हो गई। सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो, जब भी कभी आपको ऐसा दिखे कि x का कोफिशिएंट इधर y का कोफिशिएंट बन गया और y का कोफिशिएंट इधर x का कोफिशिएंट बन गया, ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं? एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करने से x प्लस वाई आता है, सब्ट्रैक्ट करने से x माइनस वाई आता है, खास ध्यान रखेंगे इसका। तो मैं ऐड करूंगा, ऐड करते ही x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसके अलावा और कुछ निकालना भी नहीं था। अगर मुझे पूरा एक्स वाई निकालना होता तो मैं सब्ट्रैक्ट भी करता और x माइनस वाई भी निकालता, फिर उन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई निकलता। खैर, अभी हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो 78x प्लस 78y इज इक्वल टू 78। 78 मैंने कॉमन लिया, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 78, और ये 78 जाएगा डिवाइड में, और x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 1। तो काफी सिंपल था। अब इसी तरीके से अगर हमें मान लो पूरा एक्स वाई अलग अलग चाहिए होते, तो मैं क्या करता, सब्ट्रैक्ट कर लेता इनको, वहां से x माइनस वाई की वैल्यू आती, फिर इन दोनों को ऐड करता, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों को एलिमिनेशन लगा के मैं सेपरेटली x और y की वैल्यूज निकाल सकता हूं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ एलसीएम 350, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 25 इंटू 70, देन देयर एचसीएफ इज इक्वल टू। ओके, देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, तो ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, दो नंबर्स का प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया और इनका एलसीएम भी पता चल गया 350, एचसीएफ हमें निकालना है, लेट एक्स है। अब ये 350 कहां जाएगा? डिवाइड होगा, देन 75 जा 350, 5 5 जा 25, सो करेक्ट आंसर विल बी
5, HCF इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस निकालना है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जो एब्सीसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से। ये आपको दिमाग में रखना है कि एक्स वाला पार्ट वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, अब इसमें कई बार कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है, लाइक मैंने दे दिया -3, -4, मैंने पूछा व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आप देखेंगे -4, ऑप्शन में दिया हुआ है -4, 4, 3, -3, आपने देखा डिस्टेंस -4 है, मैंने बताया ये एक्स एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से पूछा तो -4 नहीं लगाना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 4 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, डिस्टेंस को नेगेटिव में नहीं लिया जाएगा। तो ये 11 है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका 11 यूनिट्स का हो गया, इट मींस ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26, ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं, ball is taken out of the bag at random, what is the probability of getting a black ball, black ball की probability बतानी है, black ball के केसेस कितने हैं अपने पास, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, तो फेवरेबल केसेस 7, टोटल केसेस 10, प्रोबेबिलिटी आ गई 7/10, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। दैट्स ऑल, बस इतना ही था इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है ऑफ ए सर्कल, एक ऐसे सर्कल का क्वाड्रेंट है वो हुज सर्कमफेरेंस इज 44, एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस 44 है, इसका सर्कमफेरेंस 44 दिया गया है हमें, 44 सेंटीमीटर में, हमें इसका क्वाड्रेंट अगर बनाया जाए तो वो एरिया फाइंड करना है, एरिया, ये एरिया फाइंड करना है। ओके, अभी फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले 2πr होता है सर्कमफेरेंस, जो कि हमें दिया हुआ है 44, यहां से हम रेडियस निकालेंगे और πr²/4 का फॉर्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेंट के एरिया के लिए। तो ठीक है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमें पता नहीं है, इक्वल टू 44, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 7 मल्टीप्लाई में ये 44 डिवाइड में, तो इससे कट हो गया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हमें क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr²/4, पाई दैट इज 22/7, r दैट इज 7 इंटू 7 और बाई 4, 7 से 7 कट हो गया, ये 2, ये 11, 77/2, 38.5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वाड्रेंट का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28, if one zero of polynomial is the reciprocal of the other zero then k, देखो जब भी एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, ऐसे केस में a और c इक्वल होते हैं। देखो क्या होता है, एक जीरो मैंने अल्फा मान ली, एक जीरो 1/अल्फा मान ली, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल है दोनों जीरोस एक दूसरे के। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मैं कंसेप्ट यूज करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, c/a के, और प्रोडक्ट ये तो कट हो जाएंगे, यानी कि c/a 1 के इक्वल है, इसको इधर ले जाओ, ये आ गया a = c, तो यहां से हमें पता चलता है कि जब भी जीरोस रेसिप्रोकल है हमेशा a और c इक्वल होते हैं, जस्ट उन्हें इक्वल रख दो,
ए क्या है के स्क्वायर प्लस 9 और सी क्या है 6k, ये 6k के इक्वल है। वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो तुम। लेट -2 पुट किया, -2 पुट करेंगे तो ये तो प्लस में आ रहा है, ये नेगेटिव में, नेगेटिव में तो वैल्यू हो ही नहीं सकती इसकी, नेगेटिव में तो होगी ही नहीं, क्योंकि फिर तो एक साइड तो पॉजिटिव है दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो 3 पुट करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 18 बन रहा है, 6 3 जा 18, ये भी इक्वल है। इट मीन्स यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इसका यही होगा बी 3, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो यही कंसेप्ट आपको यूज करना है कि इसके अंदर ए और सी इक्वल होते हैं अगर जीरोस एक दूसरे की रेसिप्रोकल दी हुई है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप डायरेक्ट इस कंसेप्ट का यूज कर सके एग्जाम में विदाउट ये सब किए बगैर आप डायरेक्ट यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two vertices of triangle are this and this. If centroid is 2 -1 then third vertex is। देखो इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है सेंट्रॉइड का। पहले मैं पॉइंट्स लिखता हूं, -3, 5, 7, -4 और इसे मान लेता हूं x1, y1। देखो सेंट्रॉइड इसका दिया हुआ है, सेंट्रॉइड होता है जहां पर मीडियंस मीट करते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y निकलता है इसका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि ये 2 है, तो -3 और 7 4, 4 में क्या ऐड करूं कि ये 6 बन जाए, क्योंकि 6/3 ही तो 2 होता है, तो 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, या पूरा फॉर्मूला में पुट कर ले। दैट x है यहां पर 2, देन x1 और ये हो गया 7 और ये हो गया -3/3 करेंगे, ये हो गया 6, तो 6 ये 4 माइनस किया तो 2 बन गया। तो या तो ये होगा या ये होगा। इसी तरीके से ये -1 है तो सम -3 बनना चाहिए, क्योंकि -3/3 करेंगे तभी -1 आएगा। तो सम -3, 5 और -4 बन रहा है 1, हमें -3 चाहिए तो -4 लेना पड़ेगा लास्ट वर्टेक्स, ताकि y कोऑर्डिनेट इसका -4, ताकि ये -3 बन जाए और बाय 3 करें तो ये -1 आ जाए। तो काफी इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। कॉमन सेंस यूज करेंगे तो पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ही ऑप्शन देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम, रैंडमली x इनमें से चूज किया, द प्रोबेबिलिटी दैट मोड x लेस देन 3। मोड का मतलब क्या होता है, मोड किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देती है, नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव बना देगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मोड -2 की तो वो 2 के इक्वल है, मैं बात करता हूं मोड -3 की तो वो 3 के इक्वल है, मोड -1 की बात करता हूं तो वो 1 के इक्वल है। तो इसका मोड हुआ 3, इसका मोड हुआ 2, इसका मोड हुआ 1, इसका मोड 0 ही रहेगा, इसका मोड होगा 1, इसका मोड होगा 2, इसका मोड होगा 3। अब पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। इसने क्या कहा है, मोड 3 से कम होना चाहिए, ये 3 से कम है, ये 3 से कम है, ये 3 से कम है, ये भी और ये भी। यानी कि 5 केसेस हैं जो 3 से कम आ रहे हैं जिनके मोड, और टोटल केसेस 7 है, तो जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 5/7 हो जाएगी। यानी कि यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि किसका मोड 3 से कम है, 3 को मत काउंट करना क्योंकि 3 3 से कम नहीं होता, 3 3 के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देयर आर डियर एंड पिकॉक इन द जू। डियर के देखो 4 पैर होते हैं, पिकॉक के 2 पैर होते हैं। बाय काउंटिंग हेड्स, अगर सबका सिर काउंट किया जाए, दे आर 52।
टोटल द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 176, नंबर ऑफ पीकॉक्स आर, पीकॉक्स के नंबर हमें बताने हैं। देखो टोटल हेड काउंट किया यानी कि टोटल ही वो 52 है, टोटल वो 52 है, और उनके पैरों को अगर गिनते हैं तो 176 आते हैं। तो पीकॉक बताने हैं कितने होंगे, या तो ऑप्शंस उठा लो, या तो ऑप्शंस उठा लो, एक तरीका ये है, या फिर एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो 52 है वो टोटल, और अगर उनके पैरों को गिना जाए तो 176 है, जिनमें कुछ 4 पैर वाले हैं और कुछ 2 पैर वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 52 जो भी है उन सभी को दो दो पैर दे देता हूं, मैं दो दो पैर दे देता हूं, यानी कि दो दो पैर सबके काउंट कर लिए मैंने। 52 टू जा 104, तो उनके लेग्स हो गए, 104 उनके लेग्स हो चुके हैं। अब देखो दो इसके सारे काउंट हो चुके हैं, जो 4 पैर वाले थे इनके भी दो दो काउंट हो चुके हैं, 2 लेग्स और बचे हैं। अच्छा टोटल लेग्स 176 है, मैंने देखा अभी कितने 72 लेग्स और बचे हैं। अब ये दो दो लेग्स बच गए किसके, ओनली डियर के, ओनली डियर के। तो बाय 2 करेंगे तो 36 डियर आते हैं, क्योंकि दो दो पैर है, दो पैर है, एक डियर है। तो 72 बाई 2 36 डियर आ गए टोटल, डियर 36 है, 52 टोटल है, मैंने माइनस किया तो 16 पीकॉक होंगे टोटल। ऐसे हम पता लगा सकते हैं, कॉमन सेंस है ये। देखो कैसे, एक बार फिर से आपको बताता हूं। 52 टोटल नंबर ऑफ हेड, मैंने सभी के 2 लेग्स काउंट कर लिए, तो 52 टू जा 104 हो गया। लेग्स बचे कितने, अब देखो पिकॉक के सारे लेग्स काउंट हो चुके हैं, अब डियर के भी दो दो काउंट हो चुके हैं, डियर के दो दो और बचे हैं। तो मैंने माइनस किया तो 72 लेग्स बचे, ये ओनली डियर के दो दो लेग्स और बचे हैं। तो बाय 2 किया तो मुझे पता चला कि डियर टोटल 36 है। अब पिकॉक पूछा है, 52 में से माइनस करके हम पिकॉक बता सकते हैं 16 पिकॉक है। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। अदरवाइज आप लीनियर इक्वेशन बनाकर करना चाहें तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं कि लेट टोटल डियर मैंने मान लिए x, टोटल पीकॉक मैंने मान लिए y, इनका सम बनता है 52, इनका सम है 52। ओके, अब डियर के 4 लेग्स है यानी कि 4x लेग्स हो गई, इस पिकॉक के 2 लेग्स होते हैं तो 2y हो गई, और ये टोटल है 176। यहां से भी हम सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको पसंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में है, यानी कि उनके फैक्टर में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पर n और m होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो मैंने देखा 50 के मैंने फैक्टर्स किया तो 2 इंटू 25 ही तो होता है ये, 2 और 5 ये इसी फॉर्म में है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। 18 के मैंने फैक्टर्स किए, 9 इंटू 2 होता है, इसमें 3 आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 21 3 आ चुका है, 7 आ चुका है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। 250 होता है 2 इंटू 125, यानी कि 2 इंटू 125 5 पावर 3, तो ये भी इसी फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ये दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके लिए ये टर्मिनेटिंग होगा। ऑप्शन में देखता हूं, डी ऑप्शन मुझे दिखाई देता है कि डी में इसी तरीके का है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। देखो ये मिनट हैंड है,
मिनट हैंड 35 मिनट्स में जो एरिया कवर करेगी वो हमें बताना है 35 मिनट्स के अंदर। ये पूरी क्लॉक हो गई जिसमें 35 मिनट्स यानी कि ये अभी मान लो 12 पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 पर आ जाएगी तब 35 मिनट्स हो जाएंगे। मिनट हैंड इस तरीके से घूमती है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसने एंगल कितना कवर किया। अगर ये पता चल जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर लग जाएगा। तो इसका क्या आपको याद रखना है कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री एंगल कवर करता है। कितना डिग्री? 6 डिग्री। अच्छा, 1 मिनट के अंदर जो आवर हैंड है, कई बार आवर हैंड का भी पूछ लिया जाता है, जो घंटे वाली सुई होती है उसका भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1 मिनट के अंदर वो 1/2 डिग्री एंगल कवर करता है। आवर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। तो एंगल वाला कंसेप्ट लगा दो। 35 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा? 35 इंटू 6, ये थीटा निकल गया, अपॉन कर दिया 360 इंटू कर दिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। रेडियस क्या ली जाएगी? 6, क्योंकि यही पूछा मिनट हैंड कितना एरिया कवर करती है, मिनट हैंड का एरिया बताना है। तो रेडियस 6 हो जाएगी इसमें। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये बना 60 और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बना 7 और ये बना 12। 7 से 7 कट हो गया और 12 3 जा 36, देन 22 3 जा 66, 22 3 जा 66। ऐसा तो कुछ ऑप्शन में ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर तो हमारा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, if the sum of zeros of quadratic polynomial is equal to their product, ये कह रहा है कि सम इक्वल है प्रोडक्ट के, सम इक्वल है प्रोडक्ट के, देन के किसके इक्वल होगा? ओके, पहले सम देखो क्या होगा, माइनस बी बाय ए यानी कि -2/k इक्वल टू प्रोडक्ट 3k बाय के, सी बाय ए होता है 3k बाय के से के तो कट हो गया और ये जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, यानी कि के की वैल्यू आ गई -2/3। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द पॉइंट 3, ए लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जस्ट वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। x की जगह 3, y की जगह a, वैल्यू आ जाएगी a की। x की जगह मैंने 3 पुट किया और y की जगह मैंने a पुट किया इक्वल टू 5, देन ये तो बन रहा है 6। 5 को मैं इधर ले आता हूं, माइनस कर देता हूं, देन 6 -5 और इक्वल टू 3a को इधर ले जाकर प्लस का बना दिया मैंने। ओके, देन a की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1/3। मैं देख पा रहा हूं ए में यही ऑप्शन दिया हुआ है ए के अंदर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंड दिस विल बी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि कब इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक लाइन, यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, कब पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन का केस होगा, और कब कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस होगा।
तो हम चेक करते हैं A1 बाई A2 1/3, B1 बाई B2 -2/4 नॉट इक्वल आ रहा है। नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल आ रहा है B1 बाई B2 के। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC, ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली, B 90 डिग्री है। ओके, तो A और C को हम कहीं भी ले सकते हैं। BD परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। AC 9 है, AC ये कंप्लीट साइड, ये कंप्लीट साइड 9 सेंटीमीटर है। AD 3 सेंटीमीटर है, AD 3 सेंटीमीटर है। BD की वैल्यू बतानी है। ओके, देखिए कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए हुए हैं, 3 रिजल्ट्स एक बार फिर से मैं आपको बताने वाला हूं, वही 3 रिजल्ट। जब भी ऐसी कोई ट्रायंगल हो कि ABC एक राइट ट्रायंगल के अंदर, जहां से राइट एंगल है वहीं से परपेंडिकुलर बनाया गया है, तो 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अभी तक जितने भी हमने सैंपल पेपर किए हैं, हर सैंपल पेपर में वहां से क्वेश्चन जरूर आया है। तो आपको 3 रिजल्ट क्या याद रखने हैं कि ये जो परपेंडिकुलर होता है BD, इसका स्क्वायर इक्वल होता है AD इंटू CD के। AD इंटू CD, इसका बीच वाले का स्क्वायर AD इंटू CD के इक्वल होता है। ऐसे ही AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर इक्वल होता है, AB स्क्वायर है तो AB के साथ वाली साइड ले लो AD इंटू कंप्लीट साइड AC, कंप्लीट साइड AC। नाम चेंज हो सकते हैं, PQRS भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पैटर्न ध्यान रखें। जैसे मैंने BC का स्क्वायर लिया, थर्ड रिजल्ट है BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC के साइड वाली साइड ले लो CD इंटू कंप्लीट साइड AC। ये 3 रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अब देखते हैं हम, हमें BD निकालना है। ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि BD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? इक्वल टू AD मुझे पता है 3 है, इंटू CD पूरा 9 है, ये 3 है तो CD बच गया 6, तो इंटू 6, यानी कि BD स्क्वायर 18 के इक्वल है। तो BD किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18, यानी कि 3√2। 3 मैंने इसलिए बाहर ले लिया क्योंकि 9 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं इसको, और 9 बाहर आके 3 बन गया, तो 3√2 बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3√2। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन सरकमफेरेंस विल इंक्रीज बाय। तो सरकमफेरेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा? देखो इस चीज में आपको सेम ये बात याद रखनी है कि रेडियस जिस रेशो में, जो रेडियस जिस रेशो में चेंज होता है उसी रेशो में सरकमफेरेंस भी चेंज होता है। रेडियस जिस रेशियो में चेंज होगा, एरिया उसके स्क्वायर में चेंज होगा। जब एरिया की बात आती है तो रेशियो का स्क्वायर, लेकिन जब सरकमफेरेंस या पेरीमीटर है तो सेम उसी का ही रेशियो। यानी कि रेडियस अगर 25% इंक्रीज हो रही है तो सरकमफेरेंस भी 25% इंक्रीज होगा, ये भी 25% ही इंक्रीज होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ओके, अगर मान लो एरिया आ जाता, अब मान लेता हूं मैं, इसमें तो ठीक है कि रेडियस का रेशियो और सरकमफेरेंस का रेशियो सेम रहता है, लेकिन अगर एरिया यहां पर पूछा होता तब इसका करेक्ट आंसर क्या होता? इस बात का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। देखो
रेडियस 25% इंक्रीज हो जाती है। मैं मान लेता हूं रेडियस पहले 4 थी, ये 4 क्यों माना, क्योंकि इसका 25% इजीली निकाल सकता हूं मैं। कितना आ गया, 1 आ गया 25%। तो 4 थी, अब कितनी हो गई 5, यानी कि पुरानी रेडियस और नई रेडियस का रेशो निकल गया 4:5। 4 थी तो 5 हो गई। अच्छा, अब एरिया अगर पूछता है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 16 अगर एरिया पहले था तो अब एरिया 25 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 9 एरिया इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया कितना है 16, और इनटू करेंगे हम 100, इनटू कर देंगे 100। यहां से हम निकाल पाएंगे जो वैल्यू है इसकी, जो भी इसकी वैल्यू निकलती है हम यहां से निकाल पाएंगे कि एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि एरिया का रेशो स्क्वायर के इक्वल होगा, सरकमफेरेंस का रेशो या डायमीटर भी आता तो भी सेम ही रहता 25%, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। The value of 4 sin square 60 plus 3 10 square 30, ये सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, कर देते हैं। साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर किया 3/4 बन गया, प्लस 3 × 10 30 होता है 1/√3, स्क्वायर किया 1/3 हो गया, माइनस 8 इंटू साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 से ये कट करेंगे 4 पे कट हो गया, 3 से ये 3 कट हो गया, 4 से 4, यानी कि 3 + 1 - 4 0 इसका करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल। देखो 1/3 है, वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक ले जाना, नीचे 10 होना चाहिए तभी वन प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, लेकिन नीचे 3 नहीं होना चाहिए, उसको हटाने के लिए ऊपर 3 कर देते हैं ताकि 3 से 3 कट हो जाए। यानी कि क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, 3/10 मल्टीप्लाई करना पड़ा। इट मींस ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हम, के सेक्शन 3 के स्टडी 1। तो स्टूडेंट्स सेक्शन बी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं फिर से चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें कि यस सर वी आर प्रेजेंट एंड वी आर वाचिंग द वीडियो टिल नाउ। ओके, केस स्टडी 1 हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या दिया हुआ है। 2 होटल्स आर एट द ग्राउंड लेवल ऑन आइदर साइड ऑफ माउंटेन। ये 2 होटल दिए हुए हैं, होटल 1 होटल 2। On moving a certain distance sorry towards the top of the mountain, माउंटेन की तरफ हम ऊपर की तरफ चलते हैं। 2 huts are situated, 2 huts हैं, hut A and hut B, 2 huts situated हैं। The ratio between the distance from hotel 2 to hut B, hotel 2 से हट बी यानी कि इसकी बात कर रहा है, एंड दैट ऑफ हट बी टू माउंटेन टॉप, यहां की इसकी बात कर रहा है। ये रेशियो 3:7 है, यानी कि ये अगर 3 पार्ट है तो ये 7 पार्ट हो गया, ये रेशियो दिया गया है इसके अंदर। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द रेशियो ऑफ perimeters of the triangle formed by both hotels and mountain top of to the triangle formed by both hut and mountain top। इसने बोला है कि जो होटल और माउंटेन टॉप के द्वारा जो ट्रायंगल बनाई गई है, यानी कि ये, और एक ट्रायंगल बनाई हुई है ये वाली, ये वाली, इन दोनों के पेरीमीटर्स का रेशियो हमें बताना है। तो जो साइड्स का रेशियो है वही पेरीमीटर का रेशियो। देखो कैसे, ये वाला पार्ट आपको याद होगा, हमें दिया हुआ था 7x,
ये वाला पार्ट 3x, तो मैं क्या करूंगा, छोटे वाली ट्रायंगल की साइड 7x, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 3x और ऐड कर दो इसके अंदर, ये 3x इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम, ये 3x ऐड कर देते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हो गई 10x। तो अब देखो, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 10x और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 7x, रेशियो है 10:7 का। ट्रायंगल्स में भी यही रेशियो होगा, ट्रायंगल्स में भी यही रेशियो होगा, बड़ी ट्रायंगल के पेरीमीटर और छोटे ट्रायंगल के पेरीमीटर में भी यही रेशियो होगा। हाँ, अगर एरिया का रेशियो पूछता तो हम स्क्वायर करते, 149 हो जाता तब, लेकिन पेरीमीटर्स का रेशियो साइड्स के रेशियो के इक्वल ही होता है, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये बड़े ध्यान से चूज करनी है साइड्स कि कौन सी, 7:3 मत लिख देना, ना ही 3:7 लिख देना। पहले यहां से देखो ट्रायंगल कौन कौन सी बोली गई है, पहले बोला होटल एंड माउंटेन यानी कि बड़ी ट्रायंगल, फिर बोला है इसने हट एंड माउंटेन टॉप, ये छोटे वाली ट्रायंगल, तो बड़े वाली ट्रायंगल की साइड ऊपर रखो, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड नीचे, इस 3 का काम नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन होटल 1 एंड हट ए। होटल 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, और हट ए दिखाई दे रहा है, ये रहा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। अब रेशियो ले सकते हैं हम, देखो ये 7:3 था, तो 7/3 इक्वल होगा, ये 10 माइल्स हमें दिया हुआ है, इसको मैं x मान लेता हूं, तो 10/x के इक्वल मैं इसको ले सकता हूं, यानी कि ये होगा 30/7, 30/7, 7 4 जा 28, 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन 4.29 माइल्स, एक्स की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन हट ए एंड हट बी इज 8, ओके ये डिस्टेंस 8 माइल्स का है, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू होटल्स, होटल्स का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, एक्स वाई मान लेता हूं, चलो एक्स तो वो मान लिया था, वाई ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये था 7 और टोटल था 10, अब मैंने टोटल वाला क्यों लिया, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, छोटे ट्रायंगल की साइड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड, मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि यहां पर भी हमें रेशियो वैसा ही लेना पड़ेगा, 8 छोटे ट्रायंगल की साइड है, एक्स वाई बड़े ट्रायंगल की साइड है, तो जैसा रेशियो इधर वैसा ही इधर, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इसी तरीके से लिया जाता है। ओके, अब y की वैल्यू क्या आ गई, 80/7, अप्रोक्सीमेट आंसर अगर हम निकालते हैं तो 10-11 के समथिंग होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 11.43 माइल्स, 11.43 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन टॉप टू हट ए, माउंटेन टॉप टू हट ए इज 5 मील्स मोर, 5 मील ये ज्यादा है किससे, देन द डिस्टेंस फ्रॉम होटल 2 टू माउंटेन टॉप, होटल 2 से माउंटेन टॉप का जो डिस्टेंस है उससे 5 ज्यादा है, ये किससे 5 ज्यादा हो सकता है, ये 10 है, 10 किससे 5 ज्यादा होता है, 5 से 5 ज्यादा, 5 से 5 ज्यादा करेंगे तो 10 आ गया, यानी कि ये हमें पता चल गया कि ये 5 है, 5 है ये। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हट बी एंड माउंटेन टॉप, हट बी और माउंटेन टॉप का डिस्टेंस निकालना है, हट बी यानी कि ये और माउंटेन टॉप यानी कि ये हमें निकालना है, एक्स रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, देखो ये हमें पता है किसके इक्वल है, देखो ये हमें निकालना है ठीक है, लेकिन ये दिया गया था 7x और पूरा दिया गया है 10x, पूरा दिया गया है 10x, तो हम क्या करेंगे, पूरा यानी कि 10x बाय छोटे वाली साइड 7x, उसे हम इक्वल रखेंगे किसके, पूरी साइड दी गई है 5 माइल्स डिवाइडेड बाय ये वाली साइड मैं मान लेता हूं z, ये वाली मैं मान लेता हूं z, रेशो ही तो इक्वल है, रेशो बड़े वाली साइड, इधर बड़े वाली साइड ली और इधर बड़े वाली साइड एक्चुअल में 5 है, ये x से x कट गया मान लो, x का तो कोई रोल भी नहीं है यहाँ,
तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, इधर भी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, इधर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का पार्ट लिया मैंने 7x, और इधर भी छोटे वाली ट्रायंगल की साइड जो कि हमें फाइंड करनी है z, वो ले ली मैंने। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। ये बनेगा 35/10 यानी कि 3.5 माइल्स। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आप डायरेक्ट अगर गैस करना चाहते तो आप डायरेक्टली काफी इजीली इसे गैस कर सकते थे। देखिए कैसे, कंप्लीट ये 10x है, 10x की वैल्यू 5 है। देखो 10 की वैल्यू 5 यानी कि आधी हो रही है वैल्यू, तो 7 की वैल्यू ही तो बतानी है हमें, आधी कर दो, 3.5 आंसर आ गया। सेम रेशियो का यही कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हट बी एंड माउंटेन टॉप। हट बी और माउंटेन टॉप में जो हमने यूज किया वो कौन से कंसेप्ट को यूज किया? सीधी बात है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमने यूज किया है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, केस स्टडी 2। केस स्टडी 2, children were playing a game by making some right angled triangles on the plain sheet of paper. They took a right angled triangle with two of its sides, AC 25 centimeter, BC 20 centimeter, and angle ABC 90. Okay, with the help of right angled triangle solve the following questions. अभी कर देते हैं, देखिए। Using the above data, the value of sin A ये वाला एंगल है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 20/25, यानी कि 4/5 इसका आंसर हो गया। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यूजिंग द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ साइन सी इज। अब साइन सी निकालना है परपेंडिकुलर, अब ए बी होगा, पाइथागोरस से निकाल लो ए बी, बहुत सिंपल है। ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो बहुत ही जल्दी डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए सी स्क्वायर माइनस, ए बी स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर। मैं देख रहा हूं 625 माइनस 400 225 हो गया, और ए बी की वैल्यू आ गई इसका रूट, यानी कि 15। ए बी स्क्वायर अगर 225 है तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। ओके, अब साइन सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। साइन सी कैसे निकालेंगे? 15/20, दैट 25, सॉरी, 15/25, दैट इज 3/5, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 3/5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यूजिंग द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ 10c इज। टेंजेंट सी, अब देखो ये हम फाइंड कर चुके हैं 15 सेंटीमीटर, अब 10c निकालना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बस इतना सही है। 10c 15/20, दैट इज 3/4, और मैं देख रहा हूं 3/4 हो रहा है बी ऑप्शन के अंदर, इट मींस 3/4, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। यूजिंग द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ कोस ए। कोस ए, ये ए है तो बेस होगा इसमें 15, परपेंडिकुलर होगा 20, हाइपोटेनस होगा 25। ओके, कोस ए पूछा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, 3/5। दैट्स ऑल। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 10a प्लस साइन ए बाय 10a माइनस साइन ए। ओके, 10a की वैल्यू हमने निकाली है क्या?
नहीं निकाली है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम निकाल देते हैं। 10A परपेंडिकुलर ए ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया डिवाइडेड बाय सॉरी 10A परपेंडिकुलर हुआ 20 और बेस हुआ 15, तो 20/15 प्लस साइन हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 4/25 यानी कि 5 हो गया, डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, एलसीएम लेता हूं मैं इसके अंदर, 15 आ गया, देन ये बना 5 4 जा 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 और डिवाइडेड बाय सिमिलरली इधर भी 15 आया, 20 माइनस 12, तो मैं देख रहा हूं 15 से 15 तो कट हो जाएगा, 32/8 दैट इज 4 इसका करेक्ट ऑप्शन निकल चुका है, 4 इसका करेक्ट ऑप्शन निकल चुका है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, दोनों केस स्टडीज काफी इजी थी, ओवरऑल पेपर भी काफी इजी रहा है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने अपना सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।